जी। टाइप्स ऑफ कंपनीज और मेंबर्स की लाइबिलिटी के मुतालिक हम आज पढ़ेंगे। हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और आप लोगों से भी इनपुट लेंगे और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर होगा। कंपनीज में तीन मेजर एरियाज हैं, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें शेयर कैपिटल भी होता है और नहीं भी होता है। क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी की जब बात हम करते हैं तो गारंटी एक एग्रीमेंट या किसी के मतलब कोई आप अपनी सिक्योरिटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं। इसलिए लिमिटेड बाय गारंटी दो तरह की है, उसमें शेयर कैपिटल भी होता है और शेयर कैपिटल नहीं भी होता। कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये जस्ट हम इसको डिस्कस ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। अनलिमिटेड कंपनी मींस के उसकी शेयर लाइबिलिटी, उसकी जो डेट लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मींस कि कंपनीज के अलावा आपके जो डायरेक्टर्स वगैरह शामिल हैं, उनके शेयर्स तक जो भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद उनके पर्सनल एसेट को भी हिट किया जाएगा। इसलिए नॉर्मली ये वाला कॉन्सेप्ट बस पढ़ने की हद तक है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them. Most companies are companies limited by shares. एक मिनट ये होल्ड कीजिए प्लीज। यस सर, ओके। आवाज बहुत ਤੁਸੀਂ अंदर आंदी सी, मैं इसलिए बंद की जी भाई। Company limited by shares means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them. Most companies are limited by shares. और इसका एडवांटेज क्या है? इजी टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। अब यहाँ पे आप देखें, मेंबर्स की लाइबिलिटी शेयर्स तक, यानी शेयर्स की वैल्यू तक होती है, उससे आगे नहीं है। मींस उसके पर्सनल एसेट्स के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती बिजनेस की, वो सिर्फ शेयर्स की वैल्यू की हद तक होती है। अब यहाँ पे कह रहा है बाय मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट। एक्चुअली जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब देते हैं, मेंबर्स उसके अंदर अपने कंपनी की काइंड, यानी कि वो बताते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। मेमोरेंडम का वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मेमोरेंडम एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन के मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रपोज करते हैं, जो कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं लोग, उस उनकी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर दी जाती है। अब इसमें ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है
एक तो ये है कि इजी टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर, कि वो जैसे कि हम कहते हैं जी कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो अगर 1 मिलियन है, तो वो चाहते हैं कि इसका कैपिटल को इंक्रीज करना, तो वो 150 मिलियन तक भी ले जा सकते हैं, 200 तक ले जा सकते हैं, 3 तक ले जा सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस मींस कि वो जब कंपनी डिसाइड करती है, नंबर वन, एक तो मेमोरेंडम के अंदर अगर वो इंटेंशन रखते हैं कि इन फ्यूचर अपनी वो कैपिटल को रेज करेंगे, तो वो अगर मेमोरेंडम में इनिशियली मेंशन करेंगे। अदरवाइज अगर वो इस चीज पे नहीं उधर मेंशन करते, तो उसका ये होता है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है फॉर द रेजिंग ऑफ कैपिटल, और उसको एससीसीपी को इंटीमेट किया जाता है, एससीसीपी उसके ऊपर फिर आपको परमिशन देता है। अब यहाँ पे कैपिटल रेज करने की क्यों जरूरत पेश आती है? एक तो अगर आप तो प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, आपको कैपिटल एक्सटेंशन चाहिए, आपके कैपिटल एसेट्स के अंदर मशीनरीज वगैरह की एक्सटेंशन चाहिए, कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो आपको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर वन सोर्स इन हाउस, नंबर टू सोर्स लैंडिंग फ्रॉम बैंक्स, नंबर थ्री रेजिंग द कैपिटल। आप यहाँ पे भी देखते हैं आजकल 2-3 कंपनीज ने अपने कैपिटल रेज किए, आईपीओज इशू किए कैपिटल फंड रेजिंग के लिए। क्यों? वो एक्सटेंड कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। अब उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा लेने के लिए क्या किया जाता है? कैपिटल रेज किया जाता है थ्रू फ्लोटिंग दी शेयर्स। अब यहाँ पे जो इन्होंने कहा इजी टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, ठीक है, इसका एक ये बेनिफिट होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। इसमें आप अगर देखें, वो बात कर रहे हैं अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, यानी वो अंडरटेकिंग देंगे, वो एक एग्रीमेंट करेंगे, वो एक गारंटी देंगे कि मैं इस कैपेसिटी में कि 100 मिलियन या 50 मिलियन की कैपेसिटी तक मैं आपको अपने शेयर से कंपनी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा। अब यहां पे अगर आप देखें, हमने एक गारंटी दी, एक बॉन्ड दिया, फिजिकली पैसा फ्लोट नहीं किया, इंजेक्ट नहीं किया बिजनेस में। मेरे शेयर्स हैं जी, 1 लाख शेयर्स हैं, वैल्यू है उसकी 1 मिलियन, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उसके अगेंस्ट गारंटी दी। क्यों? कंपनी हमने बाय गारंटी लिया। इसके अंदर गारंटी भी शामिल है, शेयर कैपिटल भी आता है, ठीक है। फिर इसमें पार्शियल भी होता है। गारंटी के साथ साथ अगर आपने गारंटी दी लेकिन उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट भी कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द कैपिटल जो है वो अंडर द गारंटी रहेगा। वो जब कंपनी चाहे उससे रिकवर कर सकती है, उसे कहेगी कि भाई इंजेक्ट करो, अब हमें जरूरत है। गारंटी का नंबर वन सिनेरियो, नो इंजेक्शन, जस्ट ओनली अ बॉन्ड। नंबर टू, गारंटी भी दी लेकिन कुछ इंजेक्शन भी दे दिया। नंबर थ्री, गारंटी तो है ही, उसकी फुल अमाउंट पे कर दी।
ये तीनों सिनेरियो इसमें आते हैं। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की सब टाइप्स क्या हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज सर लिमिटेड एक टू। क्वेश्चन है, अगर इंजेक्ट नहीं कर रहा है पैसे तो फिर इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की? कि नॉर्मली अब नॉर्मली पैसे ये की। जो कंपनीज बाय लिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटीज होती है ना, ये ज्यादातर सर्विसेज की होती है। ये एज एन मिडल मैन जो लोग ज्यादा काम करते हैं, वो इस हम्म, किस्म की कंपनीज बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वन ए से खरीदा, सी को बेच दिया, दरमियान में से अपना कमीशन उठा लिया। कमीशन उठानी है। ये इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सीपीपीए जी का नाम सुना हो, नहीं सुना तो वो नहीं। वापडा के नहीं, अच्छा बार। आजकल जो है, हाँ आजकल जो है वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के नाम से है, लिमिटेड बाय गारंटी। उस वो ये इन्होंने इस तरीके से बनाई। वो क्या करती है, वो पावर प्लांट से बिजली खरीदती है, डिस्को को बेच देती है। अब वो डिस्को को बेचती हैं तो डिस्को को देने के लिए एक सोर्स है। वो सोर्स है व्हीलिंग, यानी ये तारें खंबे ये सारा ये हम्म। एनटीडीसी के अंडर आता है, ये अलग है। एनटीडीसी जो है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम्म। इसका काम है तारों को बिछाना, उनको मेंटेन करना, और हम इसे कह लें व्हीलिंग का लफ्ज टर्म बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की व्हीलिंग होती है। विलिंग है। ठीक है। वो यस। क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं रेंट टू सीपीपीएजी। सही सही। और ठीक डिस्ट्रीब्यूशन है नेटवर्क की वो चार्ज करते हैं क्योंकि उनका वो जी। नेटवर्क होता है सारा अब डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, यहाँ पे जो सीपीपीएजी है, पावर प्लांट से बिजली खरीदी, डिस्कोस को बेची, मीडियम यूज किया एनटीडीसी का। अब क्या करते हैं सीपीपीएजी, डिस्को से बिलिंग करती है, डिस्को को वहां से पैसा रिसीव करती है, उधर से पावर प्लांट्स को देती है, और बीच में से अपना कमीशन रखती है। कंज्यूमर्स को डिस्कोस जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉस्ट, हर हर महीने के ऊपर सीपीपीएजी एक कॉस्टिंग करती है और बिजली का रेट निकालती है, और वो पेमरा को नेप्रा को सॉरी नेप्रा को वो अपनी हर महीने की कॉस्टिंग भेजती है। वो फिर उस कॉस्ट पे बेस करते हुए नेप्रा जो है वो टैरिफ डेवलप करता है, और टैरिफ की फिर अप्रूवल देता है, फिर वो डिस्को को दे दी जाती है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा चले, बात इधर निकली, एक और एक महकमा एक और आता है जो लोड शेडिंग करता है। वो आता है एनपीसीसी, नेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है ये एन एनपीसीसी बोला जाता है इसको। ये पावर कंट्रोल सेंटर है, हाँ, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर। ये डेली बेसिस पे अपनी डिमांड सीपीपीए जी को देता है जी कि मैंने अब मेरी आज जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, और इतने एरिया में मैं लोड शेडिंग करूंगा इतने घंटे की, और किस किस एरिया में लोड शेडिंग होगी वो पूरे एक मेमोरेंडम जो है वो पूरी डिस्कोस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे जाता है। इस तरह की इनकी एक प्लानिंग होती है। हम जो लोड शेडिंग नॉर्मली हम गालियां दे रहे होते हैं लोकल ग्रिड को, एक्चुअली एक तो लोकल ग्रिड में होता है मसला कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उनका मसला है, लेकिन ये प्लान्ड होती है। ये एनपीसीसी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पीछे। जी बिल्कुल, एनपीसीसी रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ना, वो इंस्ट्रक्शन देती है कि अवाम को किस तरीके से हैंडल करना है। अल्टीमेटली जो इस सब चीज की जिम्मेदार है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है।
ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। और हमारी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 50,000 मेगावाट के करीब है, और हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो अगर विदाउट एनी इंटरप्शन चले तो 30 से 33,000 मेगावाट है। ओ। बहरहाल ये एक चल पड़ा, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा इल्म था तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। जी सर, आगे चलते हैं। Unlimited companies means a company not having any limited on the liability of its, कोई लिमिट नहीं है on liability of its members. All things same as other companies except the main feature of limited liability. Unlimited companies are not common. This type may be used by a partnership style business. हमने जैसे कि ये जस्ट लाइक पार्टनरशिप टाइप इसलिए कि क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, तो ये कॉमन नहीं है, इस साइड पे कोई भी नहीं जाता। अब आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, वाउंड अप हो जाती हैं, लेकिन उनके मालकान जो हैं उनके पास पैसा, उनके पास हर तरह वो यशी कर रहे हैं। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनके पर्सनल एसेट्स वो हिट नहीं होते जब वो बैंकरप्ट होते हैं। सिर्फ कंपनी हिट होती है या उनकी जितनी शेयर होल्डिंग है वहां तक वो लोग इफेक्ट होते हैं, बाकी उनकी बचत होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी के मुताबिक लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी आएगी, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। अब लिमिटेड बाय गारंटी अभी हमने पढ़ा कि इसमें शेयर कैपिटल भी है और शेयर कैपिटल नहीं भी है। क्यों? वो एक बॉन्ड है, एक गारंटी दी हुई है। प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट लिमिटेड, आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी जो एलएलसी चलता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, टर्म्स यहाँ पे सिर्फ लिखने में डिफरेंट है। पाकिस्तान में लिखने में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लिखा जाता है या लिमिटेड कंपनीज लिखा जाता है, या पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनीज जो है, या लिस्टेड अनलिस्टेड के मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स ट्रेड ओपनली करती है। अनलिस्टेड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट, यानी वहां पे मेंबर नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज नॉर्मली, ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज छोटे लेवल की कंपनीज होती हैं या मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो बेनिफिट दिया जाता है वो बेनिफिट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी कैपिटल के, इनको ऑडिट की जरूरत है या ऑडिट की नहीं जरूरत है। और इसमें डायरेक्टर्स की तादाद मखसूस होती है। अब तो सिंगल डायरेक्टर कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। बिफोर दिस 1984 के ऑर्डिनेंस में सिंगल ऑनर यानी सिंगल डायरेक्टर कंपनी का नई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में डेवलप हुआ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर सिंगल मेंबर कंपनी, अदर प्राइवेट यानी जिसमें दो या दो से ज्यादा होंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो लिस्टेड भी होती है, अनलिस्टेड भी होती है। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट, जब ये पब्लिक की बात करते हैं ना, पब्लिक का मतलब है इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है ना वो मोर देन 50% होता है। और ये पब्लिक कंपनीज जितनी गवर्नमेंट की होती हैं वो नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम करती हैं। वो नॉट, एक किस्म की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उन्होंने पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना होता है, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती हैं। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो होता है वो मोर देन 50% होता है। और लेकिन इसके अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर प्राइवेट
यानी सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के और प्राइवेट जो जॉइंट वेंचर में होते हैं उनके लोग बोर्ड्स में बैठते हैं। सर परसेंटेज, गवर्नमेंट का एक परसेंटेज का दोबारा बताइएगा। पब्लिक मोर सेक्टर। देन 50%। हाँ 50%, यानी गवर्नमेंट ज्यादा ओन करती है। जी, 50। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर में जब प्राइवेट की बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ओन करता है, क्योंकि मैनेजमेंट फिर जो होती है वो पब्लिक सेक्टर उसके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। जब पब्लिक सेक्टर की बात आती है तो उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। A single member company means a company which has only one member. The single member is also sole director. There are special rules for such companies. Add to the name at and SMC Private Limited, single member company. ठीक है जी। Private company other than SMC means a company which by its articles, number one, restricts the right to transfer its shares. Number two, limit the number of its members to 50, not including persons who are in the employment of the company. Number three, prohibits any invitation to the public to prescribe for the shares or debentures of the company. अब यहां पे देखें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स विदाउट एनी परमिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप ओपनली यानी कहीं भी शेयर्स की ट्रेड नहीं हो सकती। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या लग गई कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप ओपनली पब्लिक को अपना शेयर नहीं बेच सकते इंडिपेंडेंटली। आपको यहाँ पे परमिशन लेनी है सबसे पहले, ऑफर टू दी एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको शेयर देंगे, तीसरे बंदे को आप नहीं बेच सकते। अगर वो लोग नहीं लेते, वो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तो फिर आप थर्ड पर्सन को आप अपना शेयर बेचेंगे और वो एज अ न्यू डायरेक्टर अपनी कंपनी में, जो कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। फिर उसको डायरेक्टर जब बनता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं? उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाता है, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस को वो देख सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है, और वो डिविडेंड जो है वो लेने का हकदार बन जाता है। नेक्स्ट जो है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसको अपने जहन में रखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके सीलिंग मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 50। और मिनिमम, अब वो सिंगल कंपनी के अलावा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 to 50। जब सिंगल मेंबर का आएगा उसका तो एक ही है। Who are in the employment of the company prohibits the invitation to the public to subscribe for the shares or debentures of the company। आप ओपनली अपने शेयर नहीं बेच सकते, ना ही डिबेंचर दे सकते हैं। Provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as single member। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कंपनी के शेयर्स, दो, एक शेयर को दो बंदे होल्ड करते हैं तो वो शेयर एक ही होगा और वोटिंग राइट भी एक ही होगा। वो दोनों बंदे जॉइंटली शेयर होल्डर हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक शेयर को अंदर पार्टनर है। जब भी कभी कोई डिविडेंड मिलेगा तो एक ही को बनेगा, वो बाद में खुद आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करते रहे।
मीटिंग में वोट देने के लिए उनके पास एक ही राइट है, दोनों हाथ नहीं खड़े करेंगे, एक नहीं करने हैं, और एक ही वोट काउंट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन्ड बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये छोटे लेवल पे होती हैं, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती। पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनी मीन्स a company which is not a private company. A public company may or may not apply for listing on stock exchange. अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात होती है तो वो प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, क्योंकि जब पब्लिक की बात हो गई, फिर इसके अंदर चीज ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट रजिस्टर्ड होती है या नहीं, ये डिपेंड करता है उन पे। करना चाहती है ठीक है, नहीं करना चाहती तो नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो जाती है उसको क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि उसको शेयर्स की ट्रेड फ्री होती है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप सेल परचेज ऑन डेली बेसिस या हर वक्त जारी रहती है, जैसा कि आप अभी भी देखते हैं कि शेयर्स की या स्टॉक की ट्रेडिंग जो है यूएई के अंदर, आप देखते हैं लोग बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में। पाकिस्तान में है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। ये सब क्या है कि उसको ये बेनिफिट है कि वो फेयरली, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी परमिशन दे कैन ट्रेड एट एनी टाइम। जबकि जो अनलिस्टेड है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो ओपनली ट्रेड नहीं कर सकती। हाँ, वो अपना कैपिटल अगर इंक्रीज करना चाहती है या रेज करना चाहती है तो वो आईपीओ फ्लोट कर सकती है। Definition of listed companies. Listed company means a public company, body corporate, or any other entity whose securities are listed on security exchange. ठीक है जी। Securities are tradable financial instrument used by raise capital. It includes equity shares and debt securities यानी debentures. डेट सिक्योरिटीज आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने काफी मरतबा बॉन्ड्स, वापडा बॉन्ड, इस किस्म के कोई और बॉन्ड इशू करते हैं। जब पैसे नहीं होते, एक बॉन्ड इशू किया जाता है, लोगों को पैसे लेके उनको एक गारंटी करते हैं इंटरेस्ट की आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, फिर वो उसको रिडीम करते हैं, उसके ऊपर फिर उनको बेनिफिट दिया जाता है। परचेज वापस गवर्नमेंट ही करेगी, थर्ड पार्टी उसको परचेज नहीं करेगी। Securities are tradable financial instrument used to raise capital. It includes equity securities and debt securities. इसकी एग्जांपल दी है उन्होंने एंग्रो फर्टिलाइजर्स की। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड्स आर अलाउड टू बी ट्रेडेड on Pakistan Stock Exchange. People can buy and sell those securities using the mechanism provided by the Pakistan Stock Exchange. Agro Fertilizer is a listed company. Public unlisted company. Public unlisted companies have not made an offer of their shares to general public, hence their shares are not traded on the stock exchange, क्योंकि वो listed ही नहीं है, member ही नहीं है। The public unlisted company, however, is entitled to make an offer to the general public as and when it think fit, unlike private companies which are forbidden to invite subscription from general public. ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी इंटाइटल है कि वो ऑफर कर सकती है, जैसा कि उन्हें जब हमें जरूरत पड़ती है फंड रेजिंग के लिए तो वो दे कैन फ्लोट देयर आईपीओज या ऑफर्स टू द जनरल पब्लिक। इस तरह नहीं, जबकि आप देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है, वो मना है, वो नहीं कर सकती, लेकिन इनको बेनिफिट है इस चीज का, अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है। एक सवाल है सर, अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है तो उसको लिस्टेड कंपनी में आना पड़ेगा अपने शेयर्स फ्लोट करने के लिए? नहीं 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 नहीं, मतलब अनलिस्टेड का तो देखो, लिस्टेड का क्या है, लिस्टेड आप
स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो, हम्म। आप वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, जब मर्जी जिस मर्जी कंपनी का शेयर खरीदो और बेच दो। यस सर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू हम्म। बाय टू सेल। यस सर। जबकि अनलिस्टेड है, उसका हम्म। इस तरह से ट्रेड नहीं हो सकता, अच्छा। क्योंकि उसके पास परमिशन ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है। सही, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है तो फिर वो इस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन नहीं सर कर ये, सकती, हाँ। लेकिन अगर ये वो फिर। चाहती है कि अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, उसका कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसको कोई जरूरत पड़ गई पैसों की, तो वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं कर सकती पब्लिक को जाके। यहाँ पे इसको ये है कि वो पब्लिकली अपना हम्म। आईपीओ इश्यू कर सकती है, सर लेकिन आई इशू करेगी, लेकिन बगैर ट्रेडिंग स्टॉक नहीं हो सकती। ट्रेडिंग रेगुलर की। ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, हाँ। इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकते ओ, विदाउट एनी परमिशन। जब तक आप ओके। लिस्टेड नहीं हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये वाला सबसे इसका बड़ा बैरियर है। बैरियर है, यस सर, यस। ठीक है जी। आगे जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब पब्लिक सेक्टर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट का होता है और दूसरा प्राइवेट का है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, beneficially owned or not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body or in respect of which the government or any agency of the government or a statutory body has otherwise power to elect, nominate, or appoint majority of its directors, includes a public sector association not for profit licensed by the commission SCCP। अब यहां पे देखा, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट, वो कहता है नॉट लेस देन 51%, यानी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर 50% गवर्नमेंट का शेयर, 51% गवर्नमेंट का शेयर है, तो वो अपनी मैनेजमेंट बैठाएगी और उसके पास पावर होगी कि वो लोगों को, मैनेजमेंट को चेंज कर दे, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, डायरेक्टर्स को इन एंड आउट कर दें। सब किस डिसीजन मेकिंग जो है वो 51% और मोर जिसके पास शेयर होल्डिंग है उसके पास आ जाएगी। इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताता हूँ जी, कि ऐसा भी होता है मेजोरिटी आपकी, सपोज आपने एक कंपनी में मोर देन 50% आपके पास शेयर होल्डिंग है, लेकिन यू डोंट हैव द स्किल टू रन दैट बिजनेस। तो फिर आप क्या करते हैं, जो कम शेयर होल्डिंग वाले लोग हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट है उस बिजनेस को चलाने के, आप उनको मैनेजमेंट दे देते हैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, फिर मैनेजमेंट का डिसीजन, उसकी ऑपरेशन सारे वो लोग करते हैं, आल्दो के वो इन मिनोरिटी है, उनकी शेयर होल्डिंग मेजर नहीं है, उसके बावजूद वो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, बोर्ड के डिसीजन लेते हैं। लेकिन उस इसके दरमियान एक एग्रीमेंट है जो जिस पे वो डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशंस ऑन द बोर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशंस ऑफ एनी अदर लॉ shall not make it a public sector company। इसके एग्जांपल पाकर रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड पार्को, a joint venture between Government of Pakistan and Emirates of Abu Dhabi, was incorporated as a public limited company in 1974. The Government of Pakistan holds 60% of shareholding and 40% share are held by Emirates Abu Dhabi। Parco is a public sector company। ठीक हो गया जी। यस सर। ये क्लियरिटी आ गई इस एग्जांपल के साथ। Example, XYZ Limited is a company registered under Companies Act 2017 and also listed on Pakistan Stock Exchange. The government has no direct or indirect investment in the company. XYZ Limited is a public company, listed company,
बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का लेना देना है ही नहीं। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग कंपनीज का। होल्डिंग कंपनीज कौन होती हैं और सब्सिडरी कंपनीज क्या हैं? होल्डिंग कंपनी, आपने अक्सर देखा होगा जी कि आप जब कोई कंपनी की बात करते हैं कहीं पे, अगर वो ग्रुप होता है तो हम उसके अंदर कहते हैं कि यार एक होल्डिंग कंपनी है। हम सब इस कंपनी, ये सारी कंपनीज को, ए बी सी डी को एक वाई कंपनी है वो होल्ड करती है। यानी वाई कंपनी को ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी उनको होल्ड करती है। इट मीन्स कि इन कंपनीज के अंदर उस कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है। अब अगर आप वाई कंपनी के हिसाब से नीचे की तरफ ए बी सी डी की तरफ आएंगे तो वो आप इस तरह पढ़ेंगे कि वाई इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ए, बी एंड सी। जब आप ए से वाई की तरफ जाएंगे तो ए इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ वाई। यानी आप उसको इस तरह कह लें कि वो मदर कंपनी और बाकी सब चाइल्ड कंपनीज हैं। उसकी वजह, कंट्रोल वो उस होल्डिंग कंपनी के पास है। अब यूबीओ का जो कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफिसर, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो इसी वजह से आया था कि लोगों ने एक कंपनी बनाई, उसके आगे फिर कंपनी बनाई, फिर कंपनी से फिर कंपनी बनाई, कंपनी से कंपनी बनाई। यानी कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो, सपोज जी अब्दुल रहमान साहब आप हैं, लेकिन आगे सामने 6 कंपनीज हैं और सातवीं कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया, उसमें से वो भाग गई, तो वो तो बंद हो गई। लेकिन उससे असल में जो मुस्तफीद हो रहे थे, जो पैसा कमा रहे थे, वो अब्दुल रहमान साहब थे। क्यों? अल्टीमेटली बेनिफिट आपको मिल रहा था। अब वो कंपनी चली जाती थी तो वो करते कराते उसको, जो ओरिजिनल, जो जेन्युइन पर्सन है, जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, उसको ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर जाती थी। अब इसीलिए वो टेररिज्म ये सारा कुछ कर करा के इन लोगों ने, लॉ तो ये बड़ी देर का मौजूद है लेकिन इन्फोर्स नहीं होता था। इन्फोर्स क्यों नहीं होता था? कि इंटरनेशनल लेवल पे जब तक एक खास किस्म की कम्युनिटी को बेनिफिट था, उन्होंने इस पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जब देखा कि हम मुझे नुकसान होना शुरू हो गया है तो उन्होंने इसको इन्फोर्स कर दिया। फिर फेटअप भी एक्टिव हो गया। ये काम जो है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनली एक पॉलिटिकल स्टंट भी है, और उसके साथ साथ एक जिसे हम डिजिटल दहशतगर्दी, यानी कि एक फाइनेंशियल दहशतगर्दी, टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूबीओ को एक्टिव कर दिया गया, ताकि पता चले कि आखिर ये फंड आता कहाँ से, जाता कहाँ है और कौन इसका बेनिफिशियरी है। सर इसमें जो बेनिफिशियरी देखा जाए तो होल्डिंग कंपनीज ही बेनिफिशियरी है, राइट? होल्डिंग कंपनी के जो शेयर शेयर होल्डर। होल्डर है वो बेनिफिशियरी है। वो बेनिफिशियरी है ना। यस। अब हमारे जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनीज के बहुत सारे, ये जो पनामा लीक थे, विकी लीक्स, हम्म। फ्रंट पे कोई भी नहीं, लेकिन जब डिटेल में गए तो पता चला हो ये तो सब इनका माल है। अच्छा जी। यस सर। डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जैसे मैंने आपको इसका दिया, फिर होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, यानी जिसके तकरीब सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास ही हैं, बीच में किसी को नहीं दिए हुए, तो वो होली होल्ड ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक हो गया? सर ये जो होल होल इसमें 100% जो शेयर्स होंगे, ये जो होली
ओन्ड सब्सिडरी है वो होल्डिंग हाँ जी, कंपनी के शेयर होल्डर के पास है। हाँ टोटली 100%। कंपनी में और सब्सिडरी कंपनी में कितने परसेंट शेयर होते हैं, यानी होल्डिंग कंपनी के पास? नॉर्मली मोर देन 50%। फिर ऐसा भी होता है कि एक जैसे कंपनी ए बी और सी है, ए होल्डिंग कंपनी है, यस सर। बी के उसके पास शेयर हैं 40%, हम्म। लेकिन बी के पास नेक्स्ट जो कंपनी है उसके 80% है। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखी जाती है कि दोनों जो कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग कितनी बनती है, उस हिसाब से वो जो ए कंपनी है वो उन दोनों की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। सही। यानी देखा तो जाए तो 10, सब्सिडरी कंपनी के पास 100% ओन नहीं होता है, यानी कि उसमें नहीं दी। सब्सिडरी के पास नहीं होता। सब्सिडरी आगे किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसमें वो कर सकती है, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी ए ही है। यस। यानी आप ऊपर से नीचे आ जाए ना, ए बी सी डी, ABCD। ए हम्म। के पास कंपनी के पास बी के भी हैं, अगर हम्म। सपोज बी के हैं सारे, हाँ। लेकिन बी कंपनी ने आगे सी खरीदी हुई है, हाँ। तो अल्टीमेटली कौन है मालिक? ए। ए है तो वो मालिक। बी की कंपनी की मालिक है तो इट मीन्स कि वो ए भी मालिक है उसका। बी। यस सर। 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं जी, फिर हम शुरू करते हैं जी। आप भी कोई चाय शाय कोई पानी शानी पी लें। ठीक है जी। यस सर, ओके सर। ओके जी, आगे आ गया जी। यस सर। जी, holding company means a company which is another company holding company if, but only if, that other company is its subsidiary। सिंपल सी बात है। Subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company controls the composition of the board, exercise or controls more than one half of its voting securities, either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। एक मिनट होल्ड कीजिए जरा सा। For the purpose of the above meaning of subsidiary company, company shall be deemed to be a subsidiary company of holding company, even if the control referred to in subclass A or subclass B is of another subsidiary company of the holding company. The composition of a company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or a majority of the directors। अब यहाँ पे बात हम करते हैं सब्सिडरी कंपनी। देखिए सब्सिडरी कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, और उसके अंदर उसको कंप्लीट पावर होती है कि वो उसके बोर्ड को, उसकी पॉलिसीज के, उसके ऑपरेशंस को, उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें करने की। सर ये आवाज आपकी कट रही है सेंटर से, बीच बीच से। यार असल में शोर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, शोर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में से। ये आवाज कट जाती है एक्चुअली, मैं जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो मैं आवाज की वजह से। ओके, subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company। अब सब्सिडरी क्या है कि जब हम दूसरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं, उसके साथ दूसरी कंपनी जो उसकी चाइल्ड है या सब्सिडरी है, ठीक है। अब मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, उन्होंने बताया है कि सब्सिडरी जब होती है तो उसकी एक कंपनी होल्डिंग होती है।
यानी जिसकी शेयर होल्डिंग मोर देन 50% जब उसकी आ जाती है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। नॉर्मली होता क्या है, आप होल्डिंग कंपनीज क्या करती हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, बेसिकली होल्डिंग कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट या मुख्तलिफ कंपनीज खरीद लेती हैं जो ऑपरेशंस करती हैं, उनकी मैनेजमेंट, उसके ऑपरेशंस, उसका मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, ट्रेडिंग है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है। वो सिर्फ उनको मॉनिटर कर रही होती है। ठीक है। अब उस कंपनी के अंदर उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास होती है। अब वो होल्डिंग कंपनी एक एज ए मॉनिटर काम कर रही होती है। अब वो सब्सिडरी है, वो एक ऑपरेशनल कंपनी है। होल्डिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है और उसने मैनेजमेंट देखनी है और उसकी पॉलिसीज को देखना है। वो फिजिकली या ऑपरेशनली इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। यस। Controls the composition of the board or exercise or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary companies. For the purpose of the above meaning of subsidiary company, a company shall be subsidiary company. अब यहाँ पे इसकी explanations है। Company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclass A, यानी control of the company of the board, या subclass B exercise of control more than one half of its voting securities is of another subsidiary company of the holding company. The composition of a company board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors. अब यहाँ पे इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। आप देखें, होल्डिंग कंपनी ऑफ एस एल एंड एस एस एल। अब एस एल स्टोन लिमिटेड कंपनी owns 40% voting securities in Stone Limited, but has the power to appoint or elect the majority of directors due to the contractual arrangement with other shareholders. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर होल्डिंग कंपनी के बेशक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कम हो तो दूसरी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके उसकी मैनेजमेंट दे दी जाती है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज आती है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो बट यू हैव मनी, द अदर पर्सन हैज द एक्सपर्टी टू रन द बिजनेस। Hills Limited is holding company of Stone Limited. Now, if Stone Limited is a holding company of Stylish Stone Limited company due to owning 80% voting securities, therein then being the holding company of Stone Limited, the Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish Stone Company. अब यहाँ पे देखिए, हिल्स लिमिटेड कंपनी है, उसका वो स्टोन लिमिटेड का 40% शेयर होल्डिंग करता है और स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड जो है उसका स्टोन लिमिटेड है 80% शेयर होल्डिंग रखती है। ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने अभी बात आपसे की थी कि अगर वो डिफरेंट शेयर होल्डिंग्स हों सब्सिडरी में, लेकिन जब आप कलेक्टिवली उसकी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी उसकी भी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। अगर जैसे हिल्स लिमिटेड कंपनी है, वो स्टोन की होल्डिंग कंपनी है, स्टोन जो है वो स्टाइलिश की है, अल्टीमेटली ये इसकी कंपनी स्टाइलिश स्टोन की हिल्स लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो आ रही है, स्टोन ने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं स्टाइलिश के, और जबकि स्टोन की जो है वो हिल्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। इट मींस अल्टीमेटली ये स्टाइलिश कंपनी भी सब्सिडरी है हिल्स लिमिटेड की। यस सर। Wholly owned subsidiary. Wholly owned subsidiary, a company shall be deemed to be wholly owned subsidiary of the another company or the statutory body if all its shares
are owned by that other company or the statutory body. 100% शेयर होल्ड जो है वो दूसरी कंपनी के पास है उसके। यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो क्या करती है, एक जो फंक्शनल यानी ऑपरेशनल फैक्ट्री है या कंपनी है, उसके वो टोटल शेयर खरीद लेती है। आप देखते हो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इन्वेस्टर कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, मुख्तलिफ यूनिट उठाती हैं, उसको चलाना शुरू कर देते हैं, वो होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं। जब वो प्रॉफिटेबल होते हैं तो वो सेल आउट करके उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल के खत्म कर देते हैं। नॉर्मली होल्डिंग कंपनीज इस किस्म के ज्यादा काम करती हैं। कमीशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एससीसीपी रजिस्ट्रार ऑफिशियल्स इन ए कंपनी। अब जब कमीशन का वर्ड यूज होता है या एससीसीपी का यूज होता है या एक कंपनी रजिस्ट्रार, एससीसीपी के लिए the commission SCCP powers and functions of SCCP registrar and official or in a company। कमीशन जो है एससीसीपी का नाम आएगा तो कमीशन बोला जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज का आएगा तो वो सेम ही है। दोनों के लिए लफ्ज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है लेकिन है एक ही चीज। Commission means the Security Exchange Commission of Pakistan constituted under the Section 3 of Security Exchange Commission of Pakistan Act 1997। Organization, Security and Exchange Commission of Pakistan established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997 was operationalized on 1st January 1999। एक मिनट सर जी। आप तो नहीं टीचर टीचर है, अभी तीसरा वीक है स्कूल का और कोई कुछ नहीं बोलता। मेरा नाम बताए क्योंकि तू नोटोरियस क्वीन है वहां पे। नहीं यार भैंसो धले ये सारे मेरे लिए मुसीबत पैदा हो गए। मैं खुदा की कसम कभी सोचता हूँ मेरी एक ही जिंदगी है, मैंने ऐसी कब्र में उतर जाना है। ना मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ, ना मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। मैंने इस दौलत को, जमीन पे, इन चीजों को क्या करना है, यकीन करो। जी सर। Commission means the Security and Exchange Commission of Pakistan constituted under Section 3। ये जस्ट रिलेटेड टू है कि जी कि हमारा जो एससीसीपी कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। हम एससीसीपी के लिए जब बात करते हैं तो इनके ऑफिसेस जो हैं, एक तो कैपिटल टेरिटरी में है और बाकी चारों सूबों में इनके ऑफिसेस मौजूद हैं। उनको हम रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं। और फिर आगे जो मेजर हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस लेवल तक एससीसीपी ने अपनी ब्रांचेस खोल दी जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, सक्खर है, कराची आ गया। देखिए कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा, इनमें तो मौजूद हैं। आगे जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल है फैसलाबाद की, क्यों फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए एससीसीपी बना लिया, ना कि उसको लाहौर जाना पड़े या उसको इस्लामाबाद जाना पड़े। इसी तरह मुल्तान और सक्खर, टू फैसिलिटेट द बिजनेस।
इसलिए एससीसीपी की टर्म के लिए हम लफ्ज बोलते हैं, एक कमीशन भी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं। ये टर्म्स जब भी बोली जाएंगी या सिंपल कमीशन बोली जाएगा तो इसका मतलब है वो एससीसीपी है। अब एससीसीपी के पास उसकी पावर्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। The commission shall exercise such powers and perform such functions as are conferred on it by or under Companies Act 2017। एक्ट 2017 के अंदर इन्होंने एससीसीपी को बहुत सारी पावर्स दे दी। जस्ट लाइक वो अगर किसी ने शिकायत कर दी कि ये कंपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज से हटके एक्टिविटीज कर रही है, तो वो उसको सीज कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। यहां तक कि उनके डायरेक्टर्स को वो बुला लेते हैं जी कि एक्सप्लेन करें आपके खिलाफ ये वाली कंप्लेंट आई है। और एससीसीपी के पास अब ये पावर्स भी आ गई हैं कि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो एफबीआर को जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस की उनको परमिशन है, और वो किसी वक्त भी आके आपके पूरे अकाउंट्स, आपकी कंपनीज के एक्टिविटीज, हर चीज को वो देख सकते हैं। इसी तरह एससीसीपी के पास ये पावर्स शिफ्ट की गई है। The powers and functions of the Commission under Companies Act 2017 are in addition to the powers and functions of the Commission under SCCP Act 1997। यानी 1997 के अंदर जो उनको परमिशंस मौजूद थी उसको मोर इन पावर कर दिया गया। SCCP has been vested with a lot of powers under the Companies Act 2017 and other relevant laws। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कि एफबीआर की तरह ये लोग भी आपका ऑडिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इवन दो कि दे कैन कॉल द सीईओ, डायरेक्टर्स एंड एनी मेंबर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कंपनी। दे कैन कॉल देम टू टेक द एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, और कोई भी ऐसी मिसकंडक्ट पाया जा रहा है जो कि स्टेट के लिए या सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। SCCP has got powers to regulate the affairs of all companies, including insurance companies, banking companies, and other companies। अब यहाँ पे लफ्ज यूज टर्म बोली गई है रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब है कि वो इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करने की इजाजत देगी या उनको डायरेक्शन देगी कि आपने इस तरीके से काम करना है। Law has vested various powers to SCCP, and also federal government is empowered to vest its power to the SCCP to extend its thinks fit। मतलब ये कि एससीसीपी के पास जो पावर्स तो हैं वो हैं, और फेडरल गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोज फॉर द टाइम बीइंग एससीसीपी के पास किसी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की पावर नहीं है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल उसको परमिशन देगी फॉर स्पेसिफिक टास्क कि आप इसके अगेंस्ट इस लेवल तक आप एक्शन ले सकते हो। वो उस परमिशन के, जैसे आप ऐसे कह लें कि पुलिस वाला जाता है, वारंट हाथ में होते हैं, घर के अंदर चला जाता है, जब तक वारंट ना हो वो घर के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, परमिशन दे दी जाती है। इसी तरह एससीसीपी को किसी खास टास्क के लिए या किसी खास इंडस्ट्री के लॉज के लिए कोई स्पेशल, जो कि पहले से लॉज नहीं मौजूद, एक लॉ की शक्ल में उनको परमिशन दी जाती है ताकि वो इसको एक्सरसाइज कर सके फॉर स्पेसिफिक टास्क। Registrar means a registrar, an additional registrar, an additional joint registrar, and joint registrar, a deputy registrar, an assistant registrar, or such other officers as may be designated by the commission performing duties and functions under Companies Act 2017। आपने अगर कभी पाकिस्तान में एससीसीपी का विजिट किया हो तो आप जाएंगे तो एक लाइन में इसी तरह डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, ये सारे बैठे होते हैं, और इनको सबको एक जैसे एप्लीकेशंस आती हैं नेम अवेलेबिलिटी की, एक ने वो देखनी है, एक ने
फॉर्म 29 है, फॉर्म ए है, या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, एसोसिएशन है, इन चीजों को देखना है। एक ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है। इस तरह उनको पार्स जो है वो अलहदा कर दी गई हैं, ताकि हर बंदा अपना अपना काम करे और वो स्पीडी काम हो जाए। नेमेबिलिटी से अगले सेक्शन के पास, नेक्स्ट सेक्शन के पास, इस तरीके से उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। Powers and duties, the powers and duties of registrar start from the registration of companies, ठीक है, to receiving a various documents which the companies are required to submit to the authority under Companies Act 2017। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से शुरू होता है। फिर आगे कहता है कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। लोग फाइनेंसिंग करवाते हैं, फिर उसके ऊपर चार्ज होता है, मॉर्गेज करवाई जाती है, तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है। वो अलाइन विद द इन्वेस्टिंग कंपनीज जस्ट लाइक अ बैंकिंग। बैंक्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड किए जाते हैं। जब मॉर्गेज होता है या चार्ज होता है या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, तो वो चार्ज रजिस्टर्ड होता है, तो वो एससीसीपी को दिया जाता है। चार्ज रजिस्टर्ड का अगर आपको इस चीज के मुतालिक इल्म होगा कि जब भी फाइनेंसिंग होती है तो बैंक जो है वो आपके एसेट मॉर्गेज करता है या आपके रिसीवेबल्स को वो चार्ज लगाता है कि जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे, फर्स्ट आप गम बैंक की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, देन आफ्टर दैट। नॉर्मली इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है कि आपके पारी पासो एक टर्म बोली जाती है, उसका चार्ज लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले बैंक की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप वेंडर्स को पेमेंट करनी है तो वो थ्रू आप बैंक करेंगे, आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक उसको अप्रूव करेगा, फिर उनको आपके अकाउंट से पेमेंट रिलीज करने की परमिशन देगा। उनके ऊपर लियन लगे होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अकाउंट्स के ऊपर। विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक्स यू कैन नॉट पे द पेमेंट्स टू द वेंडर्स और एनी रेलिवेंट वेंडर या अकाउंट्स। कोई भी किसी किस्म की पेमेंट है वो आप विदाउट परमिशन ऑफ बैंक नहीं कर सकते। He keeps the record of mortgage and charges and also keep track of company routine documents. Routine documents means जो एनुअल फाइलिंग है, क्वार्टरली फाइलिंग है या मंथली फाइलिंग है, उन डॉक्यूमेंट्स को वो ट्रैक करते रहते हैं कि जनाब इसकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट लगा कि नहीं लगा। नहीं लगा तो वो आपको नोटिस भेजेंगे। नोटिस अगर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप उसको सर्व करते हैं तो उसका आपको पेनल्टी भी पड़ती है। He has power to call the officers of the company including directors and information and explanation। ठीक है जी। He is also empowered to inspect the books and records of the company। He may seize the books and records if he believes the seizure is necessary to reach out certain facts by the SCCP। Officers. Officers include any director, chief executive, chief financial officer, company secretary और other authority officers of the company। ये ऑफिसर्स की डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि ऑफिसर्स की डेफिनेशन में लिखा जाएगा डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से एक लिखा जाएगा, दो तीन एम्प्लॉइज के नाम डाल दिए जाएंगे, तो बताएं कि कौन ऑफिसर है, तो आप उसको कहेंगे डायरेक्टर्स। Board in relation to a company means board of directors of the company। The meetings of directors are called board meetings in which they make decisions on behalf of the company। जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। इसको मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है आपके पास वो भी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम में से जिशान साहब ने आई थिंक ये रिकॉर्डिंग की है, तो वो भी ग्रुप में फिर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। नहीं सर, मैंने नहीं की, मेरा अब्दुलरहमान ने की है। मैंने किए थे। चले आप बोले तो सही, आवाज तो आई। आज दिन बना दिया भाई जिशान भाई ने आखिर में बोल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ये मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ओके जी? सर, थैंक ओके यू, ओके अल्लाह ठीक हाफिज। है जी। थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।